देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन एवं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए, यह एक सिरापरक चैनल होता है, यानी कि वीनस चैनल होता है, जो किसके द्वारा बना होता है, यानी कि बेंच के द्वारा बना होता है, सिराओं के द्वारा बना होता है। अब ये क्या काम करता है, तो यह एक केश का प्रणाली को दूसरी केश का प्रणाली से जोड़ने का काम करता है, यानी कि एक कैपिलरी सिस्टम को दूसरे कैपिलरी सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, यह हृदय की पंपिंग क्रिया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। अब जानवर होते हैं और मानव होते हैं, उनमें दो प्रकार का पोर्टल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एक तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या काम आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ मछली होती हैं, सरीसृप होते हैं, मेंढक होते हैं, इनमें एक अतिरिक्त पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देख लीजिए, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। यह एक सिरापरक चैनल होता है, जो एक केश का प्रणाली को दूसरी केश का प्रणाली से जोड़ने का काम करता है ना। और यह हृदय की पंपिंग क्रिया पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। अब जो मानव होते हैं और जानवर होते हैं, उनमें ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो पाया जाता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक पाया जाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। देखिए, हेपेटिक जो टर्म आता है वो किसके लिए आता है, तो हेपेटिक टर्म आता है यकृत के लिए। किसके लिए आता है, यकृत के लिए। और ये हाइपोफाइजियल किसके लिए आता है, तो ये आता है पीयूष ग्रंथि के लिए, है ना। पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के लिए आता है। तो मानव और जानवरों में दो प्रकार का पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब देखिए, हम बात करें जैसे कुछ मेंढक, सर्प, मछली एवं पक्षियों में एक अतिरिक्त रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, उसके बाद में लिख लेना। यानी कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि देखिए, यानी कि जब भी हम भोजन करते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जो भी पोषक तत्व होते हैं या कोई विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो आंतों से सीधे किस में जाते हैं, रक्त में जाते हैं। और आंतों से पोषक तत्वों का रक्त में जाना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण के दौरान जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं या विषाक्त पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, वो किस में जाते हैं, रक्त में जाते हैं। अब रक्त में जाएंगे तो वो रक्त में जाने के बाद किस में जाएंगे, डायरेक्ट हार्ट में जाएंगे। डायरेक्ट हार्ट में जाने से फिर वो पूरे शरीर को पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये तो क्या गलत काम हो जाएगा, है ना। गलत काम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, किसी पशु ने जहर खा लिया, जहर खाने के बाद वो डायरेक्ट जहर है वो अवशोषित होकर हार्ट में चला गया और हार्ट ने पूरे शरीर को पंप कर दिया, तो पशु जल्दी ही मर जाएगा। अब ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए पोर्टल हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं या विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो अवशोषित होने के बाद किस में जाएंगे, यकृत में जाएंगे। किस में जाएंगे, यकृत में जाएंगे। किसके द्वारा, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा किस में जाएंगे, यकृत में जाएंगे। अब यकृत क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, विष हरण का काम करता है। यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होंगे ना, उनको डिटॉक्स करने का काम करेगा। और जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जो पोषक पदार्थ होंगे, उनको ही हार्ट में पहुंचाने का काम करेगा। हानिकारक पदार्थ होंगे उनको हार्ट में नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए एक बार, देखिए, आमाशय एवं आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों एवं विषाक्त पदार्थों को सीधे हृदय में जाने से रोकने के लिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आमाशय एवं आंतों से अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाए, इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि यकृत होता है, वो विषाक्त पदार्थों को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि डिटॉक्स करने का काम करता है। तो हानिकारक पदार्थ है या विषाक्त पदार्थ है या पोषक तत्व है, वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाकर किस में जाएंगे पहले, तो वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा किस में जाएंगे, यकृत को पहुंचाए जाएंगे।
अब यकृत क्या करेगा, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कोई हानिकारक चीजें है ना उनको डिटॉक्स करेगा, अच्छी अच्छी चीजों को हार्ट में भेज देगा। तो भाई समझ में आया, इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, एक बार फिर देख लीजिए। जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आंतों व आमाशय से जो भी पदार्थ अवशोषित हुआ है, विषैला हो चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, ठीक है, वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाए। उसकी जांच होती है पहले, कहाँ पर जांच होती है, लीवर में जांच होती है। अगर सही है तो उसको हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, अगर गलत है तो वहीं उसका क्या किया जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा दूसरा है हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, है ना, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो सीधे हार्ट में ना जाएं, वो सीधे हार्ट में ना जाएं। उसको रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ी, है ना। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएं, क्योंकि भाई डायरेक्ट अगर हार्ट में चले गए तो हार्ट के द्वारा भी पूरे शरीर में पहुंचा दिए जाएंगे, और पूरे शरीर में वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उनका काम ही नहीं है। काम ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ फिर उनका, है ना। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो स्रावित होने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन है ना वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाए। अब डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर वो खा जाएंगे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर, क्योंकि वही उनका काम है, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन सीधे हार्ट में जाने से रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन का कार्य होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित कराना, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित कराना इसका काम होता है रिलीजिंग हार्मोन का, है ना। अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कौन कौन से, LH, FSH, है ना, STH, TSH, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, काफी हार्मोन होते हैं। तो इनका काम होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित कराना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये सिरापरक चैनल होता है, यानी कि वीनस चैनल होता है, जो एक केशिका प्रणाली को दूसरी केशिका प्रणाली से जोड़ने का काम करता है, और ये हृदय की पंपिंग क्रिया पर कतई निर्भर नहीं करता है। जानवर एवं मानव में ये दो प्रकार का पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। अगर हम बात करें कुछ मछली, पक्षी, मेंढक, सर्प, इनमें एक अतिरिक्त पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब आगे हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो बहुत ही ईजी है, बस समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यानी कि भ्रूण के अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है ना वो वयस्क पशु के परिसंचरण से थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो भ्रूण अवस्था में जो लीवर होता है और लंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, और भ्रूण अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, भ्रूण अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो लंग्स में नहीं होता, वो किस में होता है, प्लेसेंटा में होता है, ठीक है। तो वयस्क पशु के परिसंचरण से ये थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। अब देखिए आप, समझना है आपको, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए भाई ये क्या है, हार्ट है ना, और ये जो आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी है, और ये लंग्स है ना। ये डक्टस आर्टियोसस एक संरचना है जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा यानी कि महाधमनी के बीच में पाई जाती है। ये जो आपको छिद्र दिख रहा है यानी कि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो छिद्र दिख रहा है इसको बोलते हैं फोरामेन ओवाल, ठीक है। ये क्या है, कॉमन इलियक आर्टरी है। ये जो दिख रही है ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये आपके काम की चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको दिख रही है ये अम्बिलिकल आर्टरी है। अब देखो जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसमें कैसा रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और ये जो अम्बिलिकल वेन है इसमें शुद्ध रक्त है, अम्बिलिकल वेन में शुद्ध रक्त बहता है। अब भ्रूण के अंदर जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहां पर होता है, प्लेसेंटा में होता है ना। तो देखिए, तो देखिए आप ध्यान से देखना है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कोर्ड है। तो अपना में क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण। तो यहां से हो गया रक्त का शुद्धिकरण, तो शुद्ध रक्त है वो अम्बिलिकल वेन के द्वारा। एक बात और सुन लो, यानी कि जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये अपवाद है, ठीक है। तो प्लेसेंटा में क्या हुआ, रक्त का शुद्धिकरण। अब जो शुद्ध रक्त है वो अम्बिलिकल वेन के द्वारा, अम्बिलिकल वेन के द्वारा जाना चाहिए था किसमें, लीवर में। किसमें जाना चाहिए था, लीवर में। लेकिन लीवर तो
अभी से पूरी तरीके से विकसित नहीं है, लीवर पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो हमको करना क्या है, लीवर को बाईपास करना होगा, क्योंकि लीवर अभी से विकसित नहीं है, अब पूरी तरीके से विकसित नहीं है तो लीवर काम कैसे करेगा, तो लीवर को बाईपास करना होगा। और लीवर को बाईपास करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको शंट बोलते हैं हम, है ना। विरूड के परिसंचरण में 3 शंट पाए जाते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो यकृत को हमको क्या करना है, बाईपास करना है। ये क्या है, यकृत, यकृत को बाईपास करना है। तो यकृत को बाईपास करने के लिए क्या पाई जाती है, डक्टस वेनोसस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डक्टस वेनोसस नाम की संरचना पाई जाती है, जो क्या काम करती है, डक्टस वेनोसस होती है वो क्या काम करती है, यानी कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करती है, अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करती है। तो यकृत को बाईपास किया जाता है ना, डक्टस वेनोसस के द्वारा। तो डक्टस वेनोसस होगी वो क्या काम करेगी, इस अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा जोड़ देगी। ये शुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त है वो इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा किस में चला जाएगा, दाएं आलिंद में चला जाएगा। अब दाएं आलिंद से जो रक्त है वो जाना चाहिए था किसमें, दाएं नले में जाना चाहिए था, लेकिन दाएं नले में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवाल। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवाल बोलते हैं। अब देखो, अगर दाएं आलिंद से दाएं नले में जाएगा तो ये भी निश्चित है कि फिर वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो ये भी फिक्स है कि वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स और लीवर अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, ठीक है। तो एक तो लंग्स को बाईपास करना होगा और एक लीवर को बाईपास करना होगा। क्यों, क्योंकि ये संरचनाएं अभी से पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई हैं। तो लंग्स और लीवर को बाईपास करने के लिए 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली है डक्टस वेनोसस, जो कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करती है। फिर यहाँ से जो रक्त है वो किस में जाएगा, राइट एट्रियम से डायरेक्ट किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम से डक्टस यानी कि एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर को पहुंचा दिया जाएगा। अब देखिए, अगर थोड़ा बहुत रक्त चला भी जाए, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत रक्त चला भी जाए तो एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस। अब ये डक्टस आर्टियोसस होती है, ये कौन कौन के मध्य पाई जाती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के मध्य में पाई जाने वाली संरचना होती है ना। ये दूसरी संरचना है जो लंग्स को बाईपास करने का काम कर रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के मध्य में जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। फिर वहां से जो शुद्ध रक्त है वो एओर्टा के द्वारा शरीर को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, शरीर को पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर शरीर रक्त को काम में ले लेगा। उसके बाद अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त है वो अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा, अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा किस में आएगा, फिर वही प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा में आएगा। फिर प्लेसेंटा में क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा। प्लेसेंटा में जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा तो शुद्ध रक्त है वो अम्बिलिकल वेन के द्वारा किस में छोड़ दिया जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में छोड़ दिया जाएगा। किस में छोड़ दिया जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में छोड़ दिया जाएगा। फिर इंफीरियर वेना कैवा से वो जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विरूड में रक्त का परिसंचरण। अब देखो, जन्म के बाद ये जो 3 संरचनाएं, एक तो डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टियोसस और एक फोरामेन ओवाल, जन्म के बाद क्या होता है, ये लिगामेंट में बदल जाती हैं। तो ये डक्टस वेनोसस है वो किस में बदल जाएगी, लिगामेंटम लिगामेंटम वेनोसम में बदल जाएगी, लिगामेंटम वेनोसम में बदल जाएगी। और ये डक्टस आर्टियोसस है ये किस में बदल जाएगी, लिगामेंटम आर्टियोसम में बदल जाएगी, आर्टियोसम में बदल जाएगी, ठीक है। और ये जो फोरामेन ओवाल है ये फोसा ओवेलिस में बदल जाएगा, फोसा ओवेलिस में बदल जाएगा, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो वयस्क पशु के परिसंचरण से थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। क्यों, क्योंकि भ्रूण अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो लंग्स में ना होकर प्लेसेंटा में होता है, और भ्रूण अवस्था के अंदर लीवर और लंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते। तो उनको बाईपास करने के लिए
तीन संट पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है डक्टस वेनोसस, जो कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करता है। दूसरा पाया जाता है फोरामेन ओवाल, जो कि दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य में पाए जाने वाला छिद्र होता है। तीसरी संरचना होती है डक्टस आर्ट्यूसस, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और इओर्टा के मध्य में पाई जाने वाली संरचना होती है या नलिका होती है। ठीक है, जन्म के बाद होता क्या है, जन्म का ये तीनों संरचनाएं होती है वो लिगामेंटम में बदल जाती हैं, यानी कि डक्टस वेनोसस होती है वो लिगामेंटम वेनोसम में बदल जाती है, और ये जो फोरामेन ओवाल होता है ये फोसा ओवल्स में बदल जाता है, और जो डक्टस आर्ट्यूसस होती है वो लिगामेंटम आर्ट्यूसम में बदल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फोरामेन ओवाल होता है ये खुला रह जाता है, बंद नहीं हो पाता है, जिससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं दिल में छेद। क्या बोलते हैं? दिल में छेद बोलते हैं, पोटेंट फोरामेन ऑफ ओवाल, है ना। तो आगे हम लिख लेते हैं, अब जो कुछ भी है थोड़ा सा उसको एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा सा अगर आपने नहीं लिखा है तो। यानी कि देखिए, भ्रूण में रक्त का परिसंचरण होता है वो वयस्क पशु के परिसंचरण से थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों में नहीं होता है। कहां पर होता है? प्लेसेंटा में होता है। ठीक है, अब देखिए, अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल जो वेन होती है वो अपरा से यानी कि प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त लेकर आती है। अम्बिलिकल वेन होती है वो प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त लेकर आती है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को वापस अपरा में लाकर आती है, ताकि अपरा में रक्त का क्या हो जाए? शुद्धिकरण हो जाए। अब देखिए, जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें तो शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए, भ्रूण के परिसंचरण में पाए जाने वाले तीन संट, है ना, और तीन संट का काम है भ्रूण के परिसंचरण तंत्र को संट करना। तो क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है यकृत एवं फेफड़ों को बाईपास करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यकृत और जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो कोशिश यही की जाएगी इनके द्वारा कि यकृत और लंग्स को कम से कम काम दिया जाए, है ना। यानी कि ये क्या काम करेंगे? संट क्या काम करेंगे? यकृत और फेफड़ों को बाईपास करेंगे, वहां तक रक्त को पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से संट होते हैं, क्या काम होता है। तो देखिए, पहला होता है फोरामेन ओवाल। फोरामेन ओवाल, फोरामेन ओवाल क्या होता है? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में पाए जाने वाला छिद्र होता है। तो यह है दायां आलिंद एवं बायां आलिंद के मध्य पाए जाने वाला छिद्र। क्या कहलाता है भैया? फोरामेन ओवाल कहलाता है। दूसरी संरचना होती है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस होती है वो क्या काम करती है? अम्बिलिकल वेन को अम्बिलिकल अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अम्बिलिकल वेन से रक्त को इंफीरियर वेना कैवा तक ले जाने का कार्य करती है। डक्टस वेनोसस होती है वो क्या करती है? यकृत को बाईपास करती है ना, यकृत को बाईपास करती है, और अम्बिलिकल वेन से रक्त को इंफीरियर वेना कैवा तक ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद तीसरी संरचना है डक्टस आर्ट्रियोसस। आर्ट्रियोसस, तो डक्टस आर्ट्रियोसस होती है वो किस किस के बीच में पाई जाती है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के मध्य में पाई जाने वाली संरचना होती है। पल्मोनरी आर्टरी एवं एओर्टा के मध्य पाई जाने वाली संरचना।
पाई जाने वाली नलिका होती है, संरचना होती है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाई जाने वाली नलिका यानी कि फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के बीच में पाई जाने वाली जो नलिका होती है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। तो ये तीन संट पाए जाते हैं भ्रूण अवस्था के अंदर, जो यकृत और लंग्स को बाईपास करने का काम करते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए भ्रूण अवस्था के दौरान ये संरचनाएं होती है वो किस में बदल जाती है, उनको भी लिख लीजिए। समझाने का प्रयास तो भाई पूरा है ना, कोशिश पूरी रहेगी, बाकी आपके ऊपर है आप कितना समझ पाते हो। देखिए इधर से लिख लीजिए भ्रूणीय संरचना है, उसके बाद वयस्क जानवर में संरचना, वयस्क जानवर में संरचना। तो देखिए भाई पहला है फोरामेन ओवाल, किसमें बदलता है, फोसा ओवेलिस में, फोसा ओवेलिस में बदलता है। दूसरी रचना है डक्टस वेनोसस, किसमें बदलती है, लेगामेंटम लेगामेंटम वेनोसम में। तीसरी संरचना है डक्टस आर्ट्रियोसस, आर्टियोस किसमें बदलती है, लेगामेंटम आर्टियोसम में, लेगामेंटम आर्टियोसम में बदल जाती है। उसके बाद है अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो किसमें बदल जाती है, तो ये अम्बिलिकल लिगामेंट में बदल जाती है, अम्बिलिकल लिगामेंट में बदल जाती है। उसके बाद है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन तो ये बदल जाती है अम्बिलिकल लिगामेंटम टेरस में, लिगामेंटम टेरस में ये बदल जाती है, ठीक है। तो ये बेस संरचना है, जो ये बेस संरचना है जो भ्रूणीय संरचना में पाई जाती है, यानी कि भ्रूण अवस्था के अंदर पाई जाती है, और ये वो संरचना जो वयस्क में यानी कि जो वयस्क होता है तो उसमें चेंज हो जाती है। देखिए फोरामेन ओवाल होता है भ्रूण अवस्था में, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में पाया जाने वाला छिद्र होता है, जो वयस्क जानवर में किस में बदल जाता है, फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। ऐसे डक्टस वेनोसस होती है ना, डक्टस वेनोसस होती है, वो क्या होती है बताओ, अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से जोड़ने का काम करती है। तो ये भ्रूण अवस्था में जो डक्टस वेनोसस होती है वो वयस्क में लिगामेंटम वेनोसम में बदल जाती है। ऐसे ही डक्टस आर्टियोसस होती है वो वयस्क में किस में बदल जाती है, लिगामेंटम आर्टियोसम में बदल जाती है। ऐसे ही अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो अम्बिलिकल लिगामेंट में बदल जाती है, और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लिगामेंटम टेरस में बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए ऐसी संरचना जो वयस्क अवस्था के बाद भी ना बदले तो उनसे कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको आप लिख लीजिए।